नमस्ते दोस्तों। बुक एम्फी भाई के क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड टाइम। आपको याद होगा हम लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ रहे थे। बस हम वहीं से शुरू करने वाले हैं। क्या आपको पता है जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या होता है? चलो वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर ध्यान रखिए एसिड्स को जब भी हैंडल कर रहे हो तो आपके आसपास कोई बड़ा ज़रूर होना चाहिए। आपके लैब के अंदर MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट प्रेजेंट होगी, उसके अंदर केमिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। एसिड को हैंडल करने से पहले आपको ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर सको। आपको अपनी आंखें भी तो बचानी है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप चश्मा भी पहन लो। और आपकी बॉडी को बचाने के लिए आपको एप्रन भी पहनना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी भी सेफ रहे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। आपको पता है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होगा? तो मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या आप देखना चाहोगे रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ? देख लो, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहा है। ऑन द अदर साइड जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। रिएक्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बट हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है क्योंकि हम एसिड के साथ काम कर रहे हैं। हम हमेशा डाइल्यूट एसिड का ही यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूँगा तो फिर सल्फेट सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि मैग्नीशियम को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूँगा तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप याद रखो कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो तो फिर आप मेटल सल्फेट सॉल्ट फॉर्म करोगे, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो मेटल क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगी। बट हाइड्रोजन गैस इज कॉमन इन बोथ द केस। एसिटिक एसिड के साथ एसिटेट सॉल्ट फॉर्म होगा। कि स्ट्रेंज केस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। आपको पता है दोस्तों, मेटल जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट कर लेना। आपकी NCERT बुक में इसको अच्छे से नहीं दिया है। मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस एनी वन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वाटर फॉर्म होगा। मैग्नीशियम और मैंगनीज ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओके, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो। रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन इज़ फास्टेस्ट इन मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लेकिन जैसे जैसे उनकी रिएक्टिविटी कम होती है रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन भी स्लो हो जाती है। अच्छा, ये कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। सब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर तो रिएक्ट नहीं कर रहा है। चलो ये तो मैं बता ही देता हूँ, लेकिन अगर आप हेडफोन का यूज़ करते हो दोस्तों तो इसको मत करो, क्योंकि इसके आपके कान में बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। इससे NIHL नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस भी हो सकता है, और पेन इन ईयर्स हो सकता है, और ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए ईयरफोन या हेडफोन का ज़्यादा यूज़ मत करो। आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में स्पीकर नहीं है, उसी का यूज़ कर देना। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने एक्वारेजा का नाम सुना है? ये है लैटिन वर्ड फॉर रॉयल वाटर। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से बनाया जाता है एक फिक्स रेशियो में। अगर मैं 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूँगा और 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लूँगा तो ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होगा उसे कहेंगे हम एक्वारेगा। क्या आप इसको देखना चाहोगे ये कैसे रिएक्ट करता है? ये बहुत ही कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिज़ोल्व कर देता है। ये देखो कैसे गोल्ड डिज़ोल्व हो रहा है हमारे एक्वारेगा में। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। केमिस्ट्री एक तरह से मिस्ट्री ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स? कि आपको चैप्टर 1 का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है? चलो उससे पहले मेटल सॉल्ट्स के कुछ एग्जांपल देख लो। कॉपर सल्फेट, लीड क्लोराइड, जिंक सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत कलरफुल भी होते हैं। ये देखो हमारे कुछ मेटल सॉल्ट्स के एग्जांपल। आप इनको पानी में डाल दो तो इनका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन, यस, उसके साथ मेटल रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे उनके सॉल्ट में से। जैसे ये देखो, मेटल ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी के साथ रिएक्ट कर रहा हो तो सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए फॉर्म हो गया, क्योंकि मेटल ए ज़्यादा रिएक्टिव था मेटल बी से। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर को, अगर मैं कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट में रखूँगा तो कॉपर सिल्वर को
डिस्प्लेस कर देगा और वो कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाएगा और सिल्वर की एक लेयर बन जाएगी कॉपर पे। इसको समझने के लिए हम एक एनिमेशन देखते हैं। ये जो येलो कलर है वो है कॉपर मेटल और रेड कलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर डिस्प्लेस हो रहा है और कॉपर के ऊपर लेयर फॉर्म कर रहा है, जबकि कॉपर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। हाँ, तो बहुत मेहनत करने के बाद हमें मिल जाती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। पोटेशियम और सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जबकि गोल्ड एंड प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी। हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स होंगे वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ देखो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। सब क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। चलो ये समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। क्लास 9th में चलते हैं। क्या आपको याद है एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं? तो एलिमेंट्स ऑब्वियसली आपको याद ही होगा कि एलिमेंट्स एटम से बने हुए हैं। और एटम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? याद कर लो, एटम्स के अंदर है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बीच में है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल याद है? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। ओके, अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से 9th की बुक निकालो और देख लो अच्छे से। के शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एल में 8 एंड सो ऑन। और इनको स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और अगर उसे ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। अच्छा, तो बात आती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करेंगे। अच्छा, याद रखो दोस्तों, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और कैटायंस फॉर्म करते हैं। एग्जांपल में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड सो ऑन। ये देखो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोडियम आयन बन जाएगा। उसी तरह नॉन मेटल्स को अगर स्टेबल होना है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसीलिए नॉन मेटल्स फॉर्म करेंगे एनायंस लाइक क्लोरीन आयन, ऑक्साइड आयन एंड सो ऑन। ये देखो दोस्तों, सोडियम कैसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और दोनों फॉर्म कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ऐसे और भी मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइन होकर आयोनिक सॉल्ट्स फॉर्म करते हैं। तो आयोनिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, लेकिन वो समझने से पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखो, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने, इसलिए मैग्नीशियम कैटायन फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन एनायन फॉर्म कर रहा है, दोनों कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाते हैं। ये देखो कुछ और एग्जांपल्स आयोनिक कंपाउंड के। अच्छा, तो जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं आयोनिक कंपाउंड्स की। ये बहुत ही कलरफुल फ्लेम शो करते हैं। आप जब इनको फ्लेम टेस्ट करोगे इनके ऊपर तो ये डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम से बर्न होंगे और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये देखो, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 1074 केल्विन। इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये जनरली सॉलिड होते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जनरली ब्रिटल होते हैं। और अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जनरली वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और इनसॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल। आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई। ये इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ मोल्टन स्टेट में ही कंडक्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस में ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय द करंट। ये देखो, जैसे ही मैं सॉल्ट को पानी में डालता हूँ जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और बल्ब चालू हो जाता है। इससे ही तो पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी का ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है। आज मैं अपने मम्मी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, कॉफ़ी पीऊँगा। आप भी अपनी मम्मी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे ज़रूर जाना, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।